तो बताओ इसमें डाउट बताओ। सर 23। इसमें क्या डाउट है, ये तो चेंज ऑफ ऑर्डर का लग रहा है। सो 23 में क्या है, तो देखो क्या बोला है, एक्स की लिमिट है तुम्हारे पास एक्स बराबर वाई टू दिस, एक्स जो है मोर देन इक्वल टू वाई है, लेस देन इक्वल टू रूट अंडर, नहीं 2 माइनस है ना, 2 माइनस रूट अंडर 1 माइनस वाई माइनस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, ओके, एंड वाई है 0 to 1। तो ग्राफ बना लो इसका, इसमें क्या दिक्कत आ रहा है देखो। तो पहले इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करो। क्या करो, y एक तो कर्व है y इज इक्वल टू एक्स, पहले इक्वलिटी है ना, अगर मुझे किसी इक्वलिटी या ग्राफ बनाना है तो फर्स्ट विल मेक इक्वलिटी। तो ये हो गया तुम्हारा y इज इक्वल टू एक्स। अब इसका ग्राफ कैसे बनाओगे, तो क्या होगा, ये होगा एक्चुअली x इज इक्वल टू 2 माइनस रूट अंडर 1 माइनस वाई माइनस 1 होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, ठीक है। तो x माइनस 2 होल स्क्वायर, ठीक है ना, ऐसे ही है 2 माइनस, अच्छा यहाँ मैंने ठीक लिखा ना, जो स्क्वायर करोगे तो ये खत्म हो जाएगा रूट, तो ये बचेगा तुम्हारा। तो डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ, ये कुछ इस तरह से आएगा, x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, किसका इक्वेशन है ये, सो ये किसका इक्वेशन आ गया, सर्कल का। सर्कल, और सेंटर इसका क्या है 2 1 और रेडियस है 1। सेंटर 2 1 है, रेडियस 1। ओके, ठीक है। तो यहाँ से देखो सेंटर 2 1 लाइक मान लो 1 2 इस तरह से है, ठीक है, और इधर 1 2 ले लो, तो ये पॉइंट 1 1 होगा है ना, ये वाला पॉइंट कहीं 2 2 होगा। तो रफली ग्राफ बना लो, तो x2 y1, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे होगा x2 y1। सो दिस पॉइंट इज 2 1, ठीक है ना, 1 2 1 2, और रेडियस 1 का तुम्हें सर्कल बनाना है। क्या होगा जी, तो ये 1 यूनिट अपवर्ड है, ये 1 यूनिट डाउनवर्ड है ना, तो इस तरह से है, कुछ इस तरह से होगा रफली, ऐसे होगा ना। अब क्या बोल रहा है
अब तुम लिमिट चेंज कर रहे हो, ठीक है। सो व्हाट यू आर डूइंग, तुम्हारा पहले तो रीजन सेलेक्ट कर लो। तो x की लिमिट है x पर y टू दिस सर्कल। सो x की लिमिट है लाइन से सर्कल का, और y का लिमिट क्या है 0 to 1। y तुम्हारा है 0 to 1। तो कौन सा वाला रीजन होगा, x इज इक्वल टू वाई, तो ये लाइन हो गई, और वो सर्कल है तुम्हारा इतना मुश्किल नहीं है। सो विच वन इज रीजन, वाई तुम्हारा 0 to 1 है, तो y 0 to 1 मतलब 1, तो y इज इक्वल टू 1 यही है, ठीक है ना। एंड x y टू दिस। ग्राफ ठीक है, पहले चेक कर लो। तो x इज इक्वल टू वाई, तो x इज इक्वल टू दिस, ठीक है, लोअर पोर्शन ऑफ द सर्कल, हाँ ठीक है। तो मे बी एक मिनट देखो, क्या है ना, तुम इसमें देखोगे। सो दिस पोर्शन आई थिंक, चेक करो एक बार जी, मैं सेट कर रहा हूँ ना। चलो उसको वो कर लेते हैं। तो x की वैल्यू है x इज इक्वल टू वाई टू एक्स इज इक्वल टू सर्कल तक, है ना। तो इसके ऊपर प्लस होता है, नीचे माइनस होता है। एक्चुअली क्या होता है ना, जो तुम ओरिजिन वाला ही बनाते हो, तो जैसे सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 1, तो है ना, ये ऊपर वाला पोर्शन का जो होता है ये होता है, अगर वाई भी निकालोगे तो लाइक रूट अंडर, ठीक है ना, प्लस में आएगा और नीचे वाला माइनस में आता है। तो वो प्लस मतलब जैसे लाइक 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है रूट माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इस सर्कल में, ठीक है ना, क्योंकि ऊपर वाई पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है। सेम लॉजिक यहाँ भी है। तो माइनस यूज़ किया ना बीच में, ये माइनस है, तो ये प्लस भी तो हो सकता था, तो प्लस वाला प्रपोर्शन होगा। तो ये सर्कल टू लोअर मतलब लाइन टू लोअर पार्ट ऑफ द सर्कल, लोअर हाफ, तो यहाँ तक जा रहा है, ठीक है। और वाई की वैल्यू क्या, मतलब वाई ना तुम्हारा क्या था, एक्स है वाई टू दिस, और वाई है तुम्हारा 0 to 1, ठीक है ना। वाई है तुम्हारा 0 to 1, तो ये लाइन है वाई इज इक्वल टू 1 की, और ये लाइन है वाई इज इक्वल टू 0 की। तो तुम्हें समझ आ रहा होगा ये पोर्शन है, ठीक है। अभी जो व्हाइट में मैं सेट कर रहा हूँ, तो ये रीज़न, अब इसका लिमिट चेंज कर लो। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट क्या था 1, है ना, एक्स इज इक्वल टू वाई है, तुम इसमें पुट कर दोगे सर्कल में। जैसे तुम्हें दिख रहा है यहाँ से 1 0 1 1 to 2, है ना, एक्स लिया 0 to 1 1 से 2। अब तुम्हें क्या करना है, वाई की लिमिट सेलेक्ट करनी है। तो अब तुम देख के बता सकते हो इजीली, देखो अब यहाँ पे, सो यू चेंज द लिमिट। तो चेंज द लिमिट का मतलब है अब तुम लिखोगे डी वाई डी एक्स, पहले क्या था डी एक्स डी वाई था ना, अब डी वाई डी एक्स लिखोगे, जो भी बीच में एफ एक्स वाई। तो ये दो पार्ट में ब्रेक होगा, क्योंकि बताओ, तो y की लिमिट आप क्या लोगे। सो ये यहाँ पे तुम्हारे पास ब्रेक है, क्योंकि अपर कर्व चेंज हो रहा है ना। सो दिस पॉइंट इज 1, तुम चेक कर सकते हो सॉल्व करके भी इसको, एंड लाइन y इज इक्वल टू एक्स, उसको सॉल्व करोगे तुम्हारा आंसर वही आएगा, एक्स इक्वल टू 1 आएगा। बताओ y की लिमिट क्या लो यहाँ से, यहाँ पे क्या है, तो दिख रहा है ना यहाँ पे लोअर हाफ पहले में रीजन में 0 से x होगी। 0 से x हो गई, और x y मतलब y 0 to x है, और वो सिर्फ जा सकती है 0 to 1। दूसरे रीजन में इस सर्कल के इक्वेशन को y में कन्वर्ट कर देंगे, फिर वो लिमिट हो जाएगी। तो यहाँ से तुम कन्वर्ट करोगे, y की वैल्यू निकालोगे यहाँ से तुम, क्योंकि तुम्हें y चाहिए, तो y निकालोगे तो आएगा कन्वर्ट करो जी, तो 1 तो ऑलरेडी है, ठीक है ना, तो y माइनस 1 होल स्क्वायर, तो यहाँ से आएगा तुम्हारे पास क्या 1, ठीक है, प्लस माइनस,
होल स्क्वायर, इस तरह से कुछ। अब प्लस या माइनस, तो ये y की वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है ना। पहले मेरे पास x था, ओके, तो x था ना, x लेफ्ट पार्ट, ठीक है ठीक है, x वाज द लेफ्ट पार्ट था ना, ये पहले x की वैल्यू थी, सो लेफ्ट पार्ट माइनस था ना, लेफ्ट पार्ट अगर प्लस होता तो राइट पार्ट होता ऑफ सर्कल, तो यहाँ पहले माइनस था। अब यहाँ पे विच वन यू विल टेक, जब तुम ले रहे हो सेकेंड पार्ट में y की लिमिट है ना, y, तो वो 0 टू, तो सर्कल का लोअर पार्ट कंसिडर करें ना, माइनस वाला ही होगा, तो रूट अंडर 1 माइनस। अब तुम ऑप्शन से देख के भी कर सकते हो, मैं इतना इतना कर रहा हूँ, तुम वहाँ देख के कर सकते हो, 1 माइनस रूट अंडर, और ये आ गया 1 माइनस एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ y x की लिमिट क्या है, यहाँ 0 1 to 2, तो 1 से 2। तुमसे क्या पूछा है, अल्फा x, तो अल्फा x तो x हो गया, तो अल्फा x इज x, अल्फा x x a और b दोनों में है, तो ठीक है। अब ए बी में से कोई एक करेक्ट होगा। अब बीटा को देख लो, बीच में प्लस है, यहाँ देखो ये प्लस है और यहाँ माइनस है, तो तुम कैसे पहचानोगे, तो हमने जो ये सर्कल का जो पोर्शन है ना, ये लोअर हाफ पोर्शन है, ये जो लिमिट में ले रहा हूँ यहाँ पे दिख रहा है ये पोर्शन, तो ये लोअर हाफ पोर्शन है, माइनस होगा इसमें, ठीक है। अपर हाफ वाले में प्लस होगा, तो यहाँ इक्वेशन लिखते हैं तो बीच में प्लस होता है, 1 प्लस रूट अंडर दैट, लोअर हाफ है तो y बराबर 1 माइनस अंडर रूट दैट, समझ आ रहा है, माइनस मतलब लोअर हाफ। वहाँ पे क्या था, पहले जो दिया था x माइनस में था वो, तो इसलिए वो माइनस लिखा था कि x इज इक्वल टू 2 माइनस दैट। अगर राइट साइड वाला लिखा होता राइट हाफ, तो वो ऐसा लिखता फिर x इज इक्वल टू 2 प्लस, इस तरह लिखा होता, ठीक है। ओके, तो अभी क्या होगा, 2 हमारा माइनस था ना वहाँ पे पहले, तो लोअर लेफ्ट हाफ था, और यहाँ पे लोअर हाफ होगा, 1 माइनस लिखा हमने, तो माइनस वाला होगा, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो क्लियर है सबको, किसी को डाउट अभी भी है, स्पेशली इसका डाउट था, क्लियर हो गया जी। यस सर। ओके, तो अल्फा एक्स हो गया, बीटा तुम्हारा 1 माइनस आ गया। नेक्स्ट बताओ। 22, मतलब जब लेमन पियर्सन के बाद भी कांस्टेंट हो तो क्या करें? तो अल्फा यूज, द पावर ऑफ द मोस्ट पावरफुल टेस्ट, तो अल्फा दिया ना तुम्हें के निकालने के लिए, अल्फा को यूज किया तुमने, सो जब L थीटा नॉट अपॉन L थीटा 1 करेंगे ना, तो वो वही कांस्टेंट हो रहा है, अच्छा वो पीडीएफ कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। हम्म। ओके, तो हाउ टू सॉल्व, हाँ जी, जिन लोगों ने किया वो बताओ। ये क्या है जी, हम कर लिए x ग्रेटर देन के क्रिटिकल रीजन फॉर वन सैंपल के लिए, और वहां से अल्फा दे रखा है, तो टाइप 1 एरर का यूज करके k का वैल्यू निकाल लिए, और देन पावर ऑफ टेस्ट। पावर ऑफ द मोस्ट पावरफुल टेस्ट, क्योंकि यहाँ वो नहीं निकाल पाओगे। ओके, प्रॉब्लम ये है कि तुम सैंपल का वैसे के निकालने के लिए तुम्हें यूनिट एक्साइज, बट यहाँ जरूरत नहीं है, तो आई थिंक यहाँ पे सुप्रीम इन्फिनिमस का कुछ यूज होगा। कोई और बताओ क्या सॉल्व किया है, किसने सॉल्व किया, और 22 तो लाइक ऊपर अंडर एच नॉट लिमिट है 0 to 1 और अंडर H1 है 0 to 2, तो वो लिमिट मतलब स्प्लिट कर लेंगे 0 to 1 और 1 to 2 में, और फिर रेशियो लेंगे। ओके, हाँ, तो जिसमें फिर 0 to 1 के लिए 1/2 upon 1, और सर एक मिनट सर,
तो जैसे 0 to 1 के लिए रेशो हो जाएगा 1/2 और 1 to 2 के लिए रेशो हो जाएगा 0। तो ये इंक्रीजिंग हुआ ना, मतलब इंटरवल पे इंक्रीजिंग नहीं है, एंड तुम पॉइंट H0 अपॉन H1 ले रहे हो या? हाँ, H0/H1। तो 0 to 1 में तुम्हारा आएगा 2। नहीं, H1/H0 ग्रेटर देन। ओके, तो H1 अपॉन H0 में तुम्हारा 1/2 आ गया 0 to 1 में, हाँ, और 1 to 2 में तुम्हारा आ जाएगा नॉट डिफाइंड। 0 जीरो क्यों? H1 में तुम्हारा 1/2 ही रहेगा तो सॉरी और H0 में वो 0 हो जाएगी। हाँ, तो सर वो इंक्रीजिंग हो गया ना, मतलब 0 to 1 में नहीं, हाँ एंड पॉइंट पे इंक्रीजिंग हो गया। तो सर ठीक इसके है। मैंने पढ़ा है वो x ग्रेटर देन k लेते हैं, अगर इंक्रीज होता है ना, हम्म। अगर वही डिक्रीज होता है तो x लेस देन k लेते हैं। बाकी वो जैसे डिस्क्रीट, ये तो कंटिन्यूस केस है, तो इक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट सर अगर डिस्क्रीट केस हो ना, तो वो मतलब मैं तो ऑप्शन से चेक करती हूँ कि इक्वल टू आएगा कि नहीं आएगा क्रिटिकल रीजन में। ओके, तो अभी ये इंक्रीजिंग x मोर देन इक्वल टू k तुमने अज्यूम कर लिया, उसका क्रिटिकल रीजन है। हाँ, उसके बाद अल्फा को यूज करके फिर k फाइंड किया। k फाइंड कर लिया, फिर पावर फाइंड कर लिया। ओके, क्योंकि हाँ डायरेक्टली लेमन पेयरसन लेमा यहाँ यूज करोगे तो यू विल गेट कांस्टेंट, है ना, मोर देन इक्वल टू सम, लेकिन दो पार्ट है। ओके, ये सबको समझ आया? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला चक्कर समझ आया क्या? मतलब दोनों का सपोर्ट अलग अलग है। इफ यू सी F0 और F1 का सपोर्ट जो है अलग अलग है, तो यू कैन चेक। और किसी ने किसी और तरीके से किया हो? एनीवन एल्स? ओके, इसमें क्या F0 में जो सपोर्ट है वो 0 to 1 है, और F1 में जो सपोर्ट है तुम्हारा 0 to 2 है, तो उसको स्प्लिट करोगे 0 to 1 1 to 2, ठीक है। फिर H0 अपॉन H1 तुम चाहो तो कर लो, या H1 अपॉन H0 कर रहे हो, है ना। तो H1 अपॉन H0 करके देखो, तो H0 अपॉन H1 में क्या होता है? मोर देन के, है ना। H0 अपॉन H1 मोर देन के। अगर H0 अपॉन H1 लोगे तो लेस देन इक्वल टू के, मतलब वो सेम रूल है उसके हिसाब से। तो जैसे अगर H1 अपॉन H0 करते हो एंड वो इंक्रीजिंग है तो मोर देन के लेंगे, मतलब उल्टा भी कर सकते हो, तुम कोई एक याद रख सकते हो। तो हम लोग मोस्टली क्या करते हैं 11% लेवा में, सिंपल, बड़ा सिंपल है। तो ये होगा तो लेस देन के लेंगे, है ना। तो इसका तुम रेशियो चेक कर सकते हो, अगर इंक्रीजिंग है तो लेस देन ही रखना, मतलब अगर ये यूज़ कर रहे हो तो H0 अपॉन H1 का, तो ये रखना। अगर डिक्रीजिंग आ गया तो उल्टा हो जाएगा। दूसरा केस जैसे बता रही थी अभी कि लाइक अगर तुम ऐसे करते हो LH1 अपॉन LH0, ठीक है, तो ये क्या होता है? मोर देन के। तो इस केस में वैसा ही है, अगर तुम जैसे चेक करो रेशियो इसका, अगर इंक्रीजिंग है तो सेम रखना, सेम रखना मतलब जो यहाँ है ऑलरेडी तुमने ऊपर जो लिखा हुआ है इट्स मोर देन के, और अगर डिक्रीजिंग हो जाता है रेशियो तो एक्स लेस देन के। कोई एक तुम याद रख सकते हो, मतलब रेशियो H0 अपन H1 का ले रहे हो, अगर इंक्रीजिंग रेशियो आ रहा है तो मीन्स यू कीप द सेम, अदरवाइज उसको अपोजिट कर लो जो तुम जानते हो रूल। कोई भी एक, है ना, ये दोनों में से कोई भी एक, उसके हिसाब से तुम्हारे अगर क्रिटिकल रीजन मिल गया तो फिर के निकाल लोगे अल्फा को यूज़ करके। कोई भी मतलब जो भी आता है अल्फा को यूज़ करके के निकाल लो, एंड देन पावर का फॉर्मूला यूज़ कर लो। तो इस केस में क्या है, जो तुम्हारा F(x)0 है, मतलब H0 में जो F(x) दे रखा है एक्चुअली वो कुछ ऐसा है। तो तुम लोग क्लियर साउंड आ रहा है ना? ओके,
तो एफ नॉट जो तुम्हारे पास है 1 0 है ना, तो 1 0 कब, जब 0 to 1 है और अदरवाइज। और H1 में जो है, तो इसको एफ नॉट कर दो, इसको F1 कर दो, हाफ 0। यहाँ क्या है, x 0 to 2 है, तो इसको तुम 0 to 1 कर दो, ठीक है। एंड देन हाफ फिर से होगा, मतलब इसको दो पार्ट में लिख दे रहा हूँ मैं, x 1 से 2 में, ओके, एंड 0 अदरवाइज। और तुम किसका रेशियो लेना चाहते हो, लाइक यू वांट टू टेक H0 अपॉन H1, है ना, जो हम लोग करते हैं लाइक्लीहुड फंक्शन ऑफ। तो क्या होगा, यहाँ सीधा F0 अपॉन F1 कर लो, तुम इसका रेशियो ले लो। तो देखो क्या होगा 0 to 1 में, 0 to 1 में तुम्हारा 1 अपॉन हाफ, ठीक है। ये कब है, जब x 0 to 1 में है। तुम किसी का भी रेशियो ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी, उसके हिसाब से रूल डिफाइन कर लो। और दूसरा रेशियो क्या होगा, जब x 1 से 2 में है, तो 1 से 2 में, तो यहाँ अदरवाइज में आ गया 1 से 2, ठीक है। तो ये 0 अपॉन फिर से हाफ, और तीसरा 0 अपॉन 0 हो जाएगा। तो इन दोनों में चेक कर लो, तो कितना आया, ये 2 आ गया, ये 0 आ गया, तो 0 लेस देन x लेस देन 1। तो ये क्या है, 2 से 0 हो रहा है, 0 to 1 में 2 है, और उसके बाद 1 से 2 में 0 हो रहा है, तो डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है। अगर इंक्रीजिंग होता तो हम क्या करते हैं, सेम रूल रखेंगे, मैं इसके लिए बात कर रहा था, H0 अपॉन H1, जो तुम 11 पियर्सन लेमा जानते हो ना, उसमें क्या करते हैं, जब H0 अपॉन H1 ये लेस देन के लेते हैं। अगर रेशियो इसका इंक्रीजिंग है तो विल कीप सेम, अदरवाइज चेंज। तो यहाँ पे क्या है, 2 से 0 हुआ है, ठीक है ना, हमने क्या लिया है, F0 अपॉन F1, मतलब L H0 अपॉन H1 लिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वी हैव टू चेंज, डिक्रीजिंग है ना, तो होगा रिजेक्ट, रिजेक्शन रीजन ऐसा होगा, रिजेक्ट H0 इफ x इज मोर देन k। सो ये आ गया, अब बाकी तुम कर दो। तो ये इस तरह केस में जब कांस्टेंट आ रहा हो, सर यहाँ पलट क्यों दिए, इनइक्वालिटी को क्यों चेंज कर दिया, ये तो डिक्रीजिंग हो रहा है ना। तो इसलिए चेंज किया ना, हमारे फॉर्मूला में क्या होता है, LH0 अपॉन LH1 क्या होता है, लेस देन के होता है ना, तो डिक्रीजिंग है ना, 2 से 0 हो गया इसलिए पलट दिया। अगर इंक्रीजिंग होता तो हम सेम रखते, मतलब इसी यही लिखते हैं, डिक्रीजिंग हो रहा है 2 से 0, इसीलिए हमने पहले 2 है, बाद में 0 हो गया, डिक्रीज कर रहा है इसलिए चेंज कर दिए, और इंक्रीज कर रहा होता तो सेम रखते। नहीं समझे सर। जब x 0 से 1 में है तो रेशियो कितना है, 2 हाँ, जब 1 से 2 में है तो रेशियो कितना है, 0 0। तो वैल्यू डिक्रीज हुई, इंक्रीज हुई, डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हुई है। तो हम अगर नॉर्मली, जब हम, मुझे नहीं पता है, जैसे जब LH0 अपॉन LH1 करते हैं तो उस केस में हम क्या लेते हैं, लेस देन के या मोर देन के इसको, लेस देन ही लेते हैं। हाँ, तो लेस देन ही लेते हैं। तो यहाँ ये डिक्रीजिंग है, अगर ऐसा होता पहले 2 था बाद में 4 हो जाता, तो हम सेम रखते, यही वाला कि x लेस देन के, ठीक है ना, 2 से 4 हो जाता। तो अभी क्या हुआ है, अच्छा हाँ सर समझ गया, जो माइनस 0 प्लस। हुआ, हाँ सर। हाँ, तो इसलिए हमने इसको चेंज कर दिया, रिएक्शन रीजन ये आ गया। वही चीज़ वो श्रुति समझा रही थी, वो तुम्हें H1 अपॉन H0 से बात बराबर है। H1 अपॉन H0 करोगे तो इंक्रीजिंग आएगा, पहले मतलब 2 आएगा, फिर इन्फिनिटी है, या हाफ आएगा फिर इन्फिनिटी आएगा, तो इंक्रीजिंग है तो इसका हम सेम ही रखेंगे। तो इंक्रीजिंग हो गया ना, x 0 से 1 में हाफ आएगा और 1 से 2 में इन्फिनिटी आएगी। तो ये हम H1 अपॉन H0 के लिए कर रहे हैं, तो ये इंक्रीजिंग है तो विल कीप सेम, तो यहाँ x मोर देन, इनइक्वालिटी सेम रखेंगे, x मोर देन के लेंगे, रिजेक्ट H0। तो आंसर वही आएगा, तुम कोई भी वे यूज करो आंसर वही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या हुआ, एनी वन ऑफ द वे यू कैन यूज, तो रिजेक्शन रीजन तुम्हारा आ गया, अल्फा से के निकाल लो, हो जाएगा।
ठीक है, ये रिजेक्शन रीजन है। अब अल्फा तुम्हें पता है, रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू, इससे के आ जाएगा और फिर के निकल गया तो कर लो आगे, पावर आ सर जाएगा। ये इन जनरल मेथड है, मतलब जब भी लाइक्लीहुड फंक्शन Just हमारा constant कांस्टेंट आ जाए। हाँ हाँ, तो पावर का फॉर्मूला आप यूज कर लो, ठीक है, तो हो जाएगा। रिजेक्ट एच नॉट व्हेन एच वन इज ट्रू। तो इससे अब कर लोगे, यहाँ से के निकालो और यहाँ पुट करो इसको, तो हो जाएगा। ओके, तो हो जाएगा ना ये, अब करके देख लेना, तो यही प्रॉब्लम रहा होगा। जी सर। नेक्स्ट बताओ। 29। 29। तो इसमें क्या है कि क्यू ए बी बी मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n विथ रियल एंट्रीज सच दैट क्यू इज ऑर्थोगोनल, ठीक है, एंड ए इज इन्वर्टिबल, देन द आइगन वैल्यू ऑफ क्यू ट्रांसपोज ए इनवर्स बी क्यू। देखो एक ऐसा होता है कि लाइक एक कॉन्सेप्ट, तो सिमिलरिटी कॉन्सेप्ट यूज नहीं करेंगे, यहाँ डायरेक्टली देख लो, मैं से डायरेक्टली समझा देता हूँ। ए इन्वर्टिबल है और द आइगन वैल्यू ऑफ क्यू ट्रांसपोज ए इनवर्स बी क्यू आर ऑलवेज द सेम एज दैट ऑफ दोज ऑफ, तो किसके इक्वल सेम रहेगा आइगन वैल्यू, ठीक है ना। तो देखो पहली बात क्या है, तुम लोग जानते हो कि जैसे प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज होती है डिटर्मिनेंट के इक्वल होती है, तो मैं अगर इसका डिटर्मिनेंट निकाल लूँ क्यू इनवर्स, क्यू ट्रांसपोज ए इनवर्स बी क्यू, तो एक्चुअली यू कैन स्प्लिट, स्प्लिट द डिटर्मिनेंट, ठीक है ना। तो यहाँ हो जाएगा क्यू ट्रांसपोज ए इनवर्स बी क्यू, ठीक है। और एक्चुअली क्यू ऑर्थोगोनल, इसका मतलब है क्यू ट्रांसपोज इंटू क्यू इज इक्वल टू आई, ये डेफिनेशन ऑफ ऑर्थोगोनल है। और इसका मतलब ये भी हो गया कि क्यू ट्रांसपोज इज नथिंग बट क्यू इनवर्स, है ना, बाई डेफिनेशन ऑफ इनवर्स। ये ऑर्थोगोनल में होता है ऐसा कि क्यू ट्रांसपोज जो है क्यू इनवर्स होगा। तो क्या होगा, अब यहाँ से क्या पता चला, तो क्यू इनवर्स का डिटर्मिनेंट और क्यू का डिटर्मिनेंट, या ऐसे भी तुम्हें पता होगा जो क्यू का डिटर्मिनेंट होगा वो प्लस माइनस वन होगा, ठीक है ना। यहाँ से अगर तुम यहाँ से और आगे जाओगे तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है, या तो प्लस या माइनस वन, बट यहाँ प्रोडक्ट है, सो दैट विल मेक व्हाट, तो यहाँ से क्या आ गया ए इनवर्स इंटू बी, और इसका डिटर्मिनेंट सेम ही रहेगा बी इंटू ए इनवर्स के। तो भी तुम ऐसे ही लॉजिकली बता दिया ना, ये तुम ये भी लिख सकते हो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स बी सेम ही रहेगा, ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। इस जो अभी लिखा है इसमें कोई डाउट है, पूछो, अभी कुछ कुछ ऐसा लिखा है जो तुम्हें समझ ना आया हो। नहीं सर, मतलब ये जब वन होगा तो ये भी वन होगा, जब ये माइनस वन है तो ये भी माइनस वन होगा, क्योंकि ऐसा नहीं चेंज हो जाएगा ना, क्योंकि डिटर्मिनेंट ट्रांसपोज का और मैट्रिक्स का हमेशा सेम रहता है, तो या दोनों वन है या दोनों माइनस वन है, क्योंकि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट या तो प्लस वन होगा या माइनस वन होगा। तो जब क्यू का डिटर्मिनेंट वन है तो क्यू ट्रांसपोज भी वन है डिटर्मिनेंट, जब क्यू माइनस वन तो ये माइनस वन है, तो ये हो गया। अब बाकी ऑप्शन तुम मैं ऐसे डिस्कार्ड करके दिखाता हूँ। तो ए इनवर्स का देखो, अब ए बी का डिटर्मिनेंट तो इक्वल नहीं होगा ना, क्योंकि देखो ये ए इनवर्स बी मतलब ये ए इनवर्स इंटू बी है, तो ये जरूरी नहीं है ए इनवर्स बी का डिटर्मिनेंट जरूरी नहीं इक्वल हो डिटर्मिनेंट ए बी के, क्योंकि मान लो ए का डिटर्मिनेंट टू है तो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट वन अपॉन टू होगा, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन क्यू ट्रांसपोज ए इनवर्स बी, अगर क्यू का डिटर्मिनेंट माइनस वन हुआ तो, है ना, अगर बी ऑप्शन में चेक करूं क्यू ट्रांसपोज ए इनवर्स बी, तो इसको ब्रेक करोगे तो क्यू ट्रांसपोज का प्लस माइनस वन कुछ भी हो सकता है, तो ये प्लस माइनस ए इनवर्स बी हो जाएगा, तो माइनस भी तो हो सकता है,
ये उसके इक्वल नहीं आएगा, मतलब ये वाला के इक्वल नहीं आएगा, ये जो हमारे पास है यहाँ पे इसके इक्वल नहीं आएगा, है ना। इसका तो ये एग्जैक्टली प्लस में था, बी ए इनवर्स या इनवर्स बी। सेम लॉजिक सी के लिए है, क्यू ट्रांसपोज राइट में लगा दिया तो उसका डिटर्मिनेंट क्यू ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट प्लस या -1 हो सकता है। अगर -1 हुआ तो इक्वल तो नहीं आएगा, तो सिर्फ ऑप्शन डी बचता है। जैसे डिस्कार्ड करके मैंने कर दिया डायरेक्टली कि ऑब्वियसली जिसका आइगन वैल्यू, दो मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू सेम है तो दोनों का डिटर्मिनेंट भी सेम ही रहेगा, तो मैंने डिटर्मिनेंट यूज कर लिया। डिटर्मिनेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज उससे। या दूसरा ऑप्शन ये है, एक तो ये मेथड हुआ, ये समझ आया। यस सर। ये मैंने डिटर्मिनेंट कर लिया क्योंकि दो मैट्रिक्स है, दोनों की आइगन वैल्यू सेम सेम है, तो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू सेम सेम आएगी, तो वो मैंने कर दिया। एक डायरेक्टली थ्योरम है एक्चुअली कि अगर कोई मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है, ठीक है ना, थ्योरम है, दिस इज एक मतलब स्टैंडर्ड थ्योरम है ये। इफ ए इनवर्स ए इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, तुम लीनियर की बुक में देखना कोई भी मैट्रिक्स, वो स्पेशल नाम है, लास्ट में बताया तो बट श्योर नहीं था उसका नाम, तो चेक करना पड़ेगा, मतलब बहुत अच्छा थ्योरम है। ए इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, then there exists an orthogonal matrix Q such that, फिर जो A होता है A इज इक्वल टू Q इनवर्स ए क्यू, इस तरह से लिख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली यू कैन यूज दिस वन आल्सो, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ तुम्हें लग रहा होगा थोड़ा सा डिफरेंस ये दिख रहा है कि ए इनवर्स बी है वहां पे और यहाँ बी ए इनवर्स है, तो तुम्हें दिखाना पड़ेगा दोनों सिमिलर है। सिमिलर कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक और कॉन्सेप्ट आता है सिमिलरिटी ऑफ मैट्रिसेस का, तो उसमें ये होता है कि टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर सिमिलर, डेफिनेशन ये जो क्वेश्चन है एक्चुअली, इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स Q such that, Q इनवर्स लिखना और Q ट्रांसपोज लिखना सेम बात है, Q ट्रांसपोज या Q इनवर्स AQ इज इक्वल टू B, या उल्टा भी लिख सकते हो, तो उल्टा इन द सेंस B इज इक्वल टू, अभी लिखा मैंने B इक्वल टू Q इनवर्स AQ, तो मतलब A इज इक्वल टू Q इनवर्स BQ, तो भी चलेगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये है कि लाइक A इनवर्स B इज सिमिलर टू BA इनवर्स, तो एंट्रेंस में करना है, जस्ट यू टेक द डिटर्मिनेंट, उससे हो जाएगा। तो इस थ्योरम से तुम्हें इंट्यूशन आ सकता है कि व्हाट वी कैन यूज, अदरवाइज मैंने डायरेक्टली डिटर्मिनेंट से कर लिया। सो किसका डिटर्मिनेंट इक्वल रहेगा उस वाले के, तो एक ही ऑप्शन है, बाकी नेगेटिव होगा हो सकता है या इक्वल नहीं होगा, इसीलिए। सर अगर क्वेश्चन ऐसा हो कि पॉसिबल कितने होंगे तो बी सी डी तीनों आएंगे ना? नहीं, तो वो ऑलवेज करेक्ट नहीं है ना, बी सी मे नॉट बी करेक्ट, पॉसिबल तो है ना। मतलब अच्छा हो सकता है, मतलब इन केस इफ क्यू हैज डिटर्मिनेंट 1 देन, बट नॉट ऑलवेज। वो तो मैंने डिटर्मिनेंट से किया इसलिए मैंने उसको डिस्कार्ड किया, अदरवाइज तुम्हें आइगन वैल्यूज ऑफ दिस आर ऑलवेज इक्वल टू, एक्चुअली क्यू ट्रांसपोज क्यू समहाउ क्या करेगा, समहाउ वो प्रोडक्ट्स का हट जाएगा, मतलब वो कुछ इफेक्ट नहीं डालेगा, क्यू ट्रांसपोज क्यू इज आई। अच्छा, ए बी और बी ए का स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, इसीलिए एक्चुअली ए बी एंड बी ए का आइगन वैल्यू सेम रहेगा, इज इट नॉट नेसेसरी, बट यहाँ पे होगा। तो मे बी में यू कैन से मे बी केस में हो सकता है, ठीक है ना, बट नॉट ऑलवेज, यहाँ ऑलवेज लिखा है, ठीक है,
मे बी में हो सकता था, इसने ऑलवेज कहा है दिस इज ऑलवेज सेम एज। और क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, 29 से रिलेटेड। सर मैं ना लाइक 2x2 का मैट्रिक्स लेके ट्राई कर रही थी, बट उसके लिए मतलब 2 मैट्रिक्स लिए, उसके लिए सिर्फ 8 रिजेक्ट हो रहे थे, CD तीनों ही ट्रू आ रहे थे। तो टेक सम अदर एग्जांपल। तुम क्यू ऐसा लो जिसका डिटरमिनेंट -1 आता है। फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा बनाओ जैसे 0 1 या 1 0 1 -1 ऐसा ले लो। मतलब 1 0 2x2 का ले लो तुम चाहो तो 1 0 0 -1। अब ये वाला ले लो क्यू, एंड देन ए बी यू टेक फ्रॉम योर चॉइस। तो उससे डिस्कार्ड हो जाएगा। जब कभी ऐसा हो एक ही डिस्कार्ड हो रहा है बाकी 3 मैच हो रहा है, तो टेक न्यू एग्जांपल, फिर बचे हुए में से डिस्कार्ड करवाओ, तो उससे होगा। ये भी सही है। जब इन जनरल, फिर से क्वेश्चन वही, इन जनरल हर ए बी क्यू के लिए करेक्ट होगा अजम्पशन के हिसाब से। तो लाइक यू कैन टेक 2x2, मान लो ए बी क्यू 2x2 का कंसिडर करो, क्यू ऐसा लो ऑर्थोगोनल हो, तो 1 0 0 -1 लो क्यू, ए अपनी मर्जी से कुछ भी ले लो जो इन्वर्टेबल हो, फिर करके देखो मैच हो जाएगा, बाकी सारे रिजेक्ट हो जाएंगे। वो भी सही है, एग्जाम में टाइम सेव करना है। तो जनरल क्वेश्चन है, यू जस्ट टेक एग्जाम्पल और बाकी ऑप्शन को डिस्कार्ड कर दो। ठीक है। नेक्स्ट बताओ। ये 30 का नीचे वाला स्टेटमेंट 30 का ये जो स्टेटमेंट है ना, L be the length of arc, वो ठीक से समझ नहीं आता। So L will be the length of arc of this curve from origin to the point P. Point P मतलब x, y मान लो, ठीक है। कर्व पे है ना, तो इन जनरल x, y. So length of arc from the curve P from origin to the point P on the curve at which the length of, at which the tangent is perpendicular to x-axis. Okay. Length of arc है मतलब कर्व का जो भी आर्क होगा, this curve from origin to the point P on the curve, ठीक है। So P कहाँ पे, कर्व पे है, ओरिजिन से कर्व तक है, और वो पॉइंट P वो पॉइंट है जहाँ पे टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस। मतलब अच्छा, टेंजेंट परपेंडिकुलर मतलब नॉर्मल इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सो नॉर्मल इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। तो टेंजेंट परपेंडिकुलर एक्स के है ना, मतलब टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है। इस तरह से है, हाँ ठीक है। देन L इक्वल्स, सो इनडायरेक्टली दे वांट टू से व्हाट, तुम्हारा T है 1 to पाई में, T पैरामीटर है, ठीक है ना, और एक्स वाई की वैल्यू T के टर्म में पता है तुम्हें। सो लेंथ ऑफ आर्क उस बाउंड्री के बीच में दे रखा है, तो आई थिंक 0 to पाई 0 to पाई मतलब एट मोस्ट हो सकता है। तुम ग्राफ बना सकते हो इसका अगर चाहो तो, लाइक इस तरह से कुछ होगा। तो क्या कहना चाह रहा है, ओरिजिन से जैसे कोई कर्व है इस तरह से है, मतलब लेंथ ऑफ आर्क एट विच, मान लो टेंजेंट से ये ना, ये टेंजेंट हुआ, ये नॉर्मल हुआ। सो नॉर्मल एक्स के पैरेलल कब होगा, तो तुम्हारा टेंजेंट वाई के पैरेलल हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से होगा। फिर नॉर्मल एक्स का, नॉर्मल परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। सर टेंजेंट परपेंडिकुलर है ना, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। तो टेंजेंट एक्स के परपेंडिकुलर से क्या मतलब हुआ, टेंजेंट एक्स के परपेंडिकुलर, हाँ ये ना टेंजेंट मतलब टेंजेंट नॉर्म वाई एक्सिस के पैरेलल है, वही बात।
टेंजेंट एक्स के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब हुआ कि वाई के पैरेलल है, ठीक है। तो नॉर्मल एक्स के पैरेलल हो जाएगा। तो इस तरह कर्व एंगल लाइक इस तरह से कुछ अगर होता है तो, बट इतना याद दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट यूज, तुम्हारे पास क्या है ना, लेंथ ऑफ आर्क का डायरेक्टली फॉर्मूला आता है, उसका सीधा यूज कर लो। लेंथ ऑफ आर्क का सीधा फॉर्मूला आता है ना, लेंथ ऑफ कर्व इन द बाउंड्री, डायरेक्टली वो यूज कर लो। सर तो लिमिट यहाँ 3 पार्ट में डिवाइड होगा ना। 3 पार्ट में क्या क्या? एक तो मेरा एक्स एक्सिस लेगा और फिर एक एक्स एक्सिस से मतलब पॉइंट जो पी है उस पॉइंट से लेगा। हमें सिर्फ आर्क का लेंथ निकालना है ना। नहीं सर, ये क्वेश्चन नहीं था, वो दूसरा क्वेश्चन आई थिंक है। मैंने यहाँ पे सिर्फ लेंथ ऑफ आर्क पूछा, बाउंड्री का सम पूछेगा तब ऐसा होगा। 30 है ना, इसका आंसर भी इसमें होगा पीछे। तो सिर्फ लेंथ ऑफ आर्क का डायरेक्टली फॉर्मूला आता है ना, लेंथ ऑफ कर्व या लेंथ ऑफ आर्क, तो जो भी फॉर्मूला है वो यूज करो, है ना। एक तो होता है लाइक √1 प्लस dy बाई dx। एंगल निकालने में प्रॉब्लम हुआ था, जो इसका एंगल दे रखा है ना, मेरा रेंज पी का है जो 1 से पाई, उसमें प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा, एक कर्व, अच्छा एक्स वाई में क्या रिलेशन है, अगर तुम इंटीग्रेट कर पाओ तो एक्स वाई में रिलेशन निकाल पाएंगे हम। तुम यहाँ से निकाल सकते हो, dx/dt आ जाएगा, dy/dt आ जाएगा, ये दोनों के स्क्वायर करके ऐड कर दोगे तो एक्स वाई में रिलेशन आ जाएगा। ओके, फिर टी क्या है एक्चुअली, यहाँ पे तुम्हें देखना है टी क्या है। cos 1 to t है ना। Tell me the length of the arc of this curve from the origin to the point P at the on the curve at which the tangent is perpendicular। इस लाइन का अगर मतलब निकालना चाहें, tangent is perpendicular to x axis, तो क्या मतलब हुआ? tangent x के परपेंडिकुलर, स्लोप ऑफ tangent क्या होगा यहाँ पे? इस लाइन से तुम पढ़ा नहीं? नहीं, स्लोप ऑफ tangent 0 कब होता है? जब tangent पैरेलल है x एक्सिस के। 1 सॉरी। tangent is perpendicular to x axis है, मतलब टेंजेंट एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है। टेंजेंट एक्स के पैरेलल है तो स्लोप 0, जो एक्स एक्सिस का स्लोप है। टेंजेंट एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर मतलब टेंजेंट वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो जो वाई एक्सिस का स्लोप है वो टेंजेंट का स्लोप है। तो वाई एक्सिस का स्लोप कितना होता है? क्या होता है वाई एक्सिस का स्लोप, क्या होता है? व्हाट इज स्लोप ऑफ वाई एक्सिस? जीरो होगा। किसी को नहीं पता भाई, ऐसे कैसे हो गया? चलो, एक तो क्वेश्चन है स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस एक लाइन है, ये तो पता है ना सबको। हर लाइन के पास कोई ना कोई स्लोप होता है, हर लाइन के पास। वाई एक्सिस भी एक लाइन है। मुझे बताओ एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होता है? अच्छा ये बताओ x इज इक्वल टू वाई जो लाइन है उसका स्लोप क्या होता है? 3 क्वेश्चन है। 1 1 कैसे होता है 1? tan 45 dy by dx 1 होता है। वेरी गुड, चलो tan 45 dy बाई डी एक्स भी सही है, tan 45। अब बताओ वाई एक्सिस का स्लोप क्या है? tan 90 कितना होता है? tan 90 कितना होता है भाई? इंफिनिटी। तो इन्फिनिटी।
एक्स का स्लोप क्या होता है, तो एक्स के साथ कितना एंगल बनाता है, तो Tan 90 0 बनाता है डिग्री। tan 0 डिग्री कितना होता है, 0। ओके, तो अभी इस क्वेश्चन में था कि टैंजेंट वाई एक्सिस के पैरेलल है, मतलब एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, मतलब वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो टैंजेंट का स्लोप हो गया प्लस इन्फिनिटी। तुम्हें टी वहां तक कंसीडर करना है जहां पे, तो देख के नहीं होगा, इसको करना पड़ेगा। चलो तो हम देखते हैं, हमें उन पॉइंट तक जाना है जहां पे टैंजेंट इन्फिनिटी हो जाए, मतलब टैंजेंट का स्लोप इन्फिनिटी हो जाए, क्योंकि टैंजेंट एक्स के परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, पैरेलल नहीं है, पैरेलल में स्लोप इक्वल होता है, तो परपेंडिकुलर तो वाई के स्लोप के इक्वल। स्लोप इज टैन थीटा, स्लोप का डेफिनेशन है टैन थीटा, थीटा इज एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस टू दैट लाइन। ओके, तो करके देखते हैं। सो डी एक्स अपॉन डी टी निकाल लो पहले। स्लोप ऑफ टैंजेंट क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स, ये सभी तुम्हें पता है पहले से, डी वाई बाई डी एक्स इज स्लोप ऑफ टैंजेंट, स्लोप ऑफ टैंजेंट इज डी वाई अपॉन डी एक्स। तो पहले तुम स्लोप ऑफ टैंजेंट निकालो और इसको प्लस इन्फिनिटी रख देना, तो उससे तुम्हें टी मिल जाएगा, उससे टी का तुम्हारे पास वो आ जाएगी लिमिट। तो पहले हमारे पास x है 1 to t cos z अपॉन z स्क्वायर, सो cos z अपॉन z स्क्वायर dz, ठीक है। और y है 1 to t sin z अपॉन z स्क्वायर dz। यहाँ से dx अपॉन dt निकालो और यहाँ से dy अपॉन dt निकालो। ओके, सो dx अपॉन dt निकालोगे तो cos t अपॉन t स्क्वायर, ठीक है ना, बाकी हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा sin t अपॉन t स्क्वायर। तो ये आ गया dx अपॉन dt, dy अपॉन dt, dy अपॉन dx क्या आएगा, डिवाइड कर लो इसको, बताओ। tan t tan ऑफ t। ओके, अब ये स्लोप ऑफ टैंजेंट है, तो ये इन्फिनिटी कब होती है, tan, ये स्लोप टैंजेंट है ना, टैंजेंट इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, सो t इन्फिनिटी कब आती है, pi/2 tan, तो t इज π/2। अभी बोलना क्या चाह रहा था, टेल विद द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ दिस कर्व फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन 0 0 पॉइंट है, ठीक है, टू द पॉइंट P on the curve at which the tangent is perpendicular to x axis। tangent is perpendicular to x axis, ठीक है। तो t तुम्हारा आ गया 0 to π/2। ओरिजिन पे क्या होता है, ओरिजिन पे तो t 0 रहेगा, तो t की लिमिट यहाँ से आ जाएगी 0 to π/2। सो पर t तो 1 से स्टार्ट हो रहा है ना, सॉरी, यहाँ पे क्या है, t 1 से स्टार्ट हो रहा है, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 1 ठीक है। यहाँ तुम्हें 1 से स्टार्ट किया ना, 1 से पाई था, बट यू हैव टू गो टिल द पॉइंट वेयर टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, ठीक है, ठीक है। सो टी इज फ्रॉम 1 to π/2, नॉट 0। ओके, हाँ ठीक है, 1 से π/2 लो, क्योंकि 1 लोअर लिमिट है, ठीक है। अब फिर सॉल्व करो, क्या होता है लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला इन दैट केस पैरामीट्रिक फॉर्म में, लेंथ ऑफ आर्क इन पैरामीट्रिक फॉर्म 1 प्लस dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर, इससे भी कर सकते हो, या दूसरा ऑप्शन भी है dx बाई डी टी होल स्क्वायर प्लस dy बाई डी टी होल स्क्वायर, टी का लिमिट लोगे ना तो वही यूज करो। देखो 3 फॉर्मूला है ना, एक लिमिट में x होगा, एक में लिमिट में y होगा, एक में लिमिट में t होगा, तो यू चेक फॉर दैट। तो 3 फॉर्मूला है इसका लेंथ ऑफ आर्क का।
ये वाला है क्या, उसको यूज करो 1 से π/2 में। इंटीग्रेट कर लो इसको, क्या आता है, ये 1 और 2 यूज होगा यहाँ पे। ठीक है ना, तो इसको सॉल्व कर लेना जो भी आएगा। ये समझ आया सबको ये क्या हुआ इसमें? जी सर। नेक्स्ट बताओ। थर्टी वन। 31 में क्या है, v कोई वेक्टर आर के का, तो जनरल क्वेश्चन मैंने कहा इसको पर्टिकुलर बना लो। तो लाइक यू टेक तो k को कुछ ले लो, सपोज मैंने 2 सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, और तो v क्या हो गया, आर स्क्वायर का मेंबर हो गया, सो v बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, तो v होगा 1 2 टाइप का, ठीक है, मान लिया ऐसे 1 2 ले लिया मैंने। ऐसे v इन जनरल कुछ नहीं है तो कॉलम वेक्टर लेते हैं, ठीक है, सो टेक ऐसे 1 2। और ऐसा रहना है कि v ट्रांसपोज v 0 ना हो, तो v ट्रांसपोज देख लो, तो यहाँ से v ट्रांसपोज लिखोगे तो 1 2 होगा, v ट्रांसपोज v यू विल राइट 1 2 1 2, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, 5 आ गया, तो ये एज अ नंबर 5 ट्रीट होगा, तो 0 नहीं है। इसने बोला था v सेलेक्ट करो आर के में विथ v ट्रांसपोज v नॉन जीरो, ओके, एंड लेट p इज i माइनस दिस, तो p इज i माइनस 2 टाइम v ट्रांसपोज अपॉन v ट्रांसपोज v, तब इसको यूज कर लो। हमने v ट्रांसपोज v तो यहाँ निकाल लिया, v ट्रांसपोज निकाल लो यहाँ से, सो v इज 1 2 v ट्रांसपोज इज 1 2, तो क्या आ जाएगा 1 2 2 4, ओके, तो ये v ट्रांसपोज आ गया, आई तुम्हारा है 1 0 0 1, 2 टाइम कितना होगा 2/5 हो गया, v ट्रांसपोज v, तो ये 5 लिया मैंने, और ये 1 2 2 4, ओके, तो इसको सॉल्व कर लो क्या आता है, कितना आएगा 1 माइनस 2/5, या इसको तुम कुछ नहीं तो 5/5 कर दो चाहो तो, ऐसे भी कर सकते हो, तो 1/5 बाहर निकाल लो, तो ये कैसा हो गया 5 0 0 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई कर दो 2 4 4 8, कितना आएगा, मतलब 1/5 मैंने दोनों में से कॉमन निकाल लिया, इस तरह से। तुम कुछ भी अपना एग्जाम्पल, मैंने ये स्टार्ट किया, तुम कुछ और सेलेक्ट कर सकते हो, मैं एग्जाम्पल से कर रहा हूँ, तो फाइनली क्या होगा 1/5 ओके, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, कितना आएगा 3 माइनस 4, चेक करना -4 एंड देन -3, अब कैलकुलेशन देखना कहीं गलती ना किया बस, ओके। अब इस मैट्रिक्स के बारे में पूछ रहा है तुमसे, देखो पी के बारे में पूछ रहा है, आई के क्रॉस के यूनिटी है, तो मैंने 2 लिया था के को, विच आर द फॉलोइंग इज आर ट्रू, तो पी इनवर्स इज 1 माइनस पी, अब इसका इनवर्स निकालना आता है, और फिर बोल रहा है कि पी इनवर्स पी होगा, तो इनवर्स निकाल लो चाहो तो, 2 क्रॉस में इनवर्स निकालना आसान है ना, पी इनवर्स क्या करोगे, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो पहले, कितना आएगा जब डिटर्मिनेंट बताओ, पी का डिटर्मिनेंट
हाँ जी, पी का डिटरमिनेंट क्या होगा? -25 जाएगा। 5 या -25, तो 1/5 ऐसे जाएगा, -9 -16, तो -5 हो गया। ओके, इन्वर्स निकालना आता है तुम लोगों को? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए, ये 1/5 ऐसे रखो। तुम्हें जैसे भी आता है उस तरह करना। मैंने क्या किया, डिटर्मिनेंट से डिवाइड किया है एंड देन क्या करते हो, डायगोनल को चेंज, नॉन डायगोनल का साइन चेंज। कितना आया? एक मिनट, हमने कुछ गलती नहीं किया? टोटल डिटर्मिनेंट आएगा -5, ठीक है। 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए एट जॉइंट ए। हाँ, -9 प्लस क्यों, दोनों में -4 लगा है। चेक करो, दोनों माइनस है ना? ये सर करेक्ट है ना? क्योंकि यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है। ओके, तो यहाँ तक आई थिंक करेक्ट होना चाहिए। सो 1/25 -3443, अगर कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक ना की हो तो बोलना क्या चाह रहा है? पी इनवर्स 1 - पी है, ये तो गलत लग रहा है। फिर पी इनवर्स पी है, ये भी गलत ही लग रहा है। तो पी तो हमारा ये है ना। ओके, चलो फिर 1 - 1 आइगन वैल्यू है, चेक करना पड़ेगा। तो 1 - 1 आइगन वैल्यू है किसका? पी का। ओके, तो ये भी गलत है फिर तो, मतलब अभी जो हमने किया उस हिसाब से तो, क्योंकि ठीक है, जैसे कि अभी कंटिन्यू करते हैं। सो फोर्थ ऑप्शन चेक करो, इज इट करेक्ट? आई प्लस पी टाइम वी इज इक्वल टू वी। तो हमने कहीं मिस्टेक की है या चेक करना पड़ेगा? सर ये पी इनवर्स में 2 बार 1/5 क्यों लिए सर? डिटरमिनेंट ऑफ पी तो डायरेक्ट -5 है ना, तो पी इनवर्स तो डिटरमिनेंट ऑफ पी इनटू वो मैट्रिक्स हो जाएगा। ओके, तो तुम ऐसा कह रहे हो कि हमारे पास इनवर्स का फॉर्मूला क्या है? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट पी इंटू एडजॉइंट ऑफ पी, ये होता है ना। और अप्लाई करते हैं, तो एडजॉइंट में हम लोग क्या करते हैं? टू क्रॉस टू में डायगोनल को चेंज, नॉन डायगोनल साइन चेंज। तो डायगोनल को चेंज करते हैं तो वही बात है, -3/5 साइन चेंज, तो 4/5 ये ठीक है। और यहाँ हमने क्या किया, डिटर्मिनेंट से डिवाइड किया है। अच्छा, दोनों का प्रोडक्ट 1 आ रहा है क्या, है ना? क्या होता है, पी इनवर्स इंटू पी के डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट 1 आना चाहिए, ये आई आना चाहिए। पर चेक करो सही आ रहा है क्या? अच्छा, वेरीफाई कर लो, हो सकता है पी इनवर्स निकालने में गलती हुई है। ये हो रहा है क्या? मल्टीप्लाई करके देखो पी और पी इनवर्स को।
अच्छा ये कुछ गड़बड़ है, क्योंकि हाँ क्योंकि p का डिटरमिनेंट अगर -5 है, एक तो गलती तुम लोग ये किया है, डिटरमिनेंट ही गलत निकाले तुम लोग। मतलब मैंने भी, इसमें मैं भी गलती दोषी हूँ, क्योंकि मैंने तुम ध्यान नहीं दिया। एक्चुअली ना इस 5 को इनसाइड ले लो तो ज़्यादा आसान रहेगा। चलिए हमने गलती क्या किया है, p का डिटरमिनेंट यहाँ क्या आएगा, फिर से बताओ डिटरमिनेंट निकाल के, ये इसलिए गलत हो रहा है, हमने यहाँ कुछ गलती किया है। सो नाउ यू चेक, p का डिटरमिनेंट शायद मैंने भी लिखा था वो गलत लिखा है, अब तुम सही से बताओ। सो बेहतर है 1/5 को, हाँ -1 आ रहा है डिटर्मिनेंट। -1 आएगा। सो एक्चुअली गलती क्या हो रही है, 1/5 को तुम स्क्वायर करना पड़ेगा तुम्हें, एक प्रॉपर्टी होता है, तो वो मैंने भी नहीं दिया। के ए तुम ले रहे हो तो यहाँ के स्क्वायर टाइम डिटर्मिनेंट ए करना पड़ता है, तो या तो के को तुम अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो गलती नहीं होगी, अदरवाइज इफ यू आर टेकिंग आउटसाइड यू हैव टू टेक द स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब तुम्हें यहाँ क्या करना है, -1 से डिवाइड करना है, मतलब अब ठीक है। सो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट है, एडजॉइंट है, ठीक है, तो यहाँ इंस्टीड ऑफ 25 यहाँ 5 आएगा, तो 1/5 बाहर रखो, अब ये हो गया 3 -4 -4 3, मतलब -3। तो यहाँ से तुम्हें दिख रहा होगा, ओके p इनवर्स p तो इक्वल आ गया, इज इट। हम लोग थोड़ा गलती कर रहे थे स्टार्टिंग में, ठीक है, यहाँ ये ठीक था, डिटरमिनेंट हमने गलत निकाला था, ओके, डिटरमिनेंट क्या होता, -1 होता। ओके, तो अब क्वेश्चन ये है कि अब कौन सा ऑप्शन सही है, सर p इनवर्स i माइनस पी है, तो पहला तो आई थिंक i माइनस पी करके देखो। तो देखो ऐसे प्रॉब्लम होती है तो यू मैट्रिक्स को तुम 5 जो मैंने बाहर रखा तुम अंदर ही रखो, लाइक p मैट्रिक्स यू कंसीडर, तो बेटर रहेगा कि p मैट्रिक्स को तुम ऐसे कंसीडर करो, 3/5 -4/5, ठीक है ना, -4/5 एंड -3/5, और p इनवर्स को तुम कंसीडर करो 3/5 -4/5 -4/5 -3/5, है ना, इस तरह से है। तो यहाँ तो ठीक इक्वल है, बट एग्जाम्पल लिया हमने, इससे जरूरी नहीं हमेशा करेक्ट हो, तो भी पहले ऑप्शन डिस्कार्ड करेंगे, या इन जनरल भी प्रूव कर सकते हैं हम लोग अगर चाहें तो, इन जनरल भी कर सकते हैं, तो कुछ और एग्जाम्पल लोगे तो भी ऐसा होगा, या इनवर्स तुम ऐसे लेके देखो डायरेक्टली तो थोड़ा लेंथी होगा। एनीवे आई माइनस पी करके देखो क्या आएगा, सेम तो नहीं आएगा, आई माइनस पी, हाँ 2/5 हो जाएगा, तो वो नहीं है, ठीक है, पहला ऑप्शन पक्का गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन देखो 1 -1 आर आइगन वैल्यू ऑफ पी, यस सर 1 and तो 1 एंड -1 आर आइगन वैल्यू ऑफ पी। अब तुम कोई भी ऐसा एक दो और एग्जांपल है कि तुम ट्राई कर सकते हो, 3x3 का ले सकते हो तुम। से इसका डिटर्मिनेंट -1 आया ना p का, हम्म इससे भी चेक कर सकते तो 1 इंटू माइनस, इससे क्या चेक करोगे, हैं सर। वही डिटर्मिनेंट है प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। बट वो कोइंसिडेंस भी तो हो सकता है, नहीं मतलब मैंने तो चेक किया है तो दोनों क्रॉस चेक करके बोल रही हूँ। ओके ठीक है, ट्रेस भी तुम देख सकते हो ना, जैसे 1 -1 का सम 0 है और इसका ट्रेस क्या है, ट्रेस 0 है, तो है ना, सम ऑफ आइगन वैल्यू इज ट्रेस एंड द प्रोडक्ट ऑफ आइगन डिटर्मिनेंट, तुम मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा, मतलब तुम मेथड से फाइंड करोगे तो 1 -1 आएगा। ओके तो बी सी में भी करेक्ट, ए तो पक्का गलत हो गया, व्हाट अबाउट डी, आई प्लस पी टाइम वी इज इक्वल टू वी, आई प्लस पी करके देखो, ये बोल रहा है आई प्लस पी टाइम वी इज इक्वल टू वी, या बोलना चाह रहा है एक्चुअली आई प्लस पी की आइगन वैल्यू 1 है,
चेक करो, नहीं आ रही है क्योंकि आइगन वैल्यूज I plus P time V is V. So V you can take like V1, V2. तो I plus P कर देंगे तो क्या होगा, देखो I तुम्हारे पास ये था, तो 1 plus 5/3 8/5 1001 है ना, यहाँ भी आएगा 2/5 V1 V2। तो इसको क्या ये ऐसा होगा, इसको इक्वल आएगा 8V1 minus 4V2 है ना। पर डायरेक्टली आई प्लस पी की आइगन वैल्यू निकाल ली, आइगन वैल्यू वही बात है, इसका मतलब ये है कि I plus P हैज आइगन वैल्यू 1। तो चेक करो 1 आइगन वैल्यू है क्या, नो। तो देखो यहाँ से तो ये पक्का हो गया कि A और D गलत है, ठीक है। अब B और C सही है क्या, तो हमने एग्जाम्पल लिया है तो 100% तो नहीं बोल सकते, बट यू कैन ट्राई फ्यू मोर एग्जाम्पल। तो इन जनरल ये दोनों करेक्ट होगा, लाइक यू टेक एनी एग्जाम्पल कि P इनवर्स हमेशा P होगा और 1 - 1 हमेशा आइगन वैल्यू होगी। और ऐसे भी तुम चेक कर सकते हो, देखो जैसे अगर C ऑप्शन हुआ तो B हो ही जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि P इनवर्स P है ना। जैसे देखो अगर मान लो B ऑप्शन करेक्ट मतलब C ऑप्शन करेक्ट है, सो P इनवर्स इज इक्वल टू P मतलब P स्क्वायर इज इक्वल टू I है ना। P स्क्वायर I है मतलब P स्क्वायर माइनस I इज 0। इसका कोई एनिलेटिंग पॉलिनोमियल होगा x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और इसका रूट क्या आएगा +-1। तो ऑब्वियसली अगर C करेक्ट है तो B को करेक्ट होना ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि P स्क्वायर I है। तो तुम्हें पता है, हाँ सर इसको ऐसे भी बना सकते हैं ना, ये जो मेरा दे रखा है प्रोजेक्शन मैट्रिक्स दे रखा है, तो मतलब ये आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स होगा जो V इंटू V ट्रांसपोज जो समथिंग दे रखा है, तो पूरे टर्म को A मान लेते हैं, तो 1 - 2A हो जाएगा वो, मतलब P मेरा मैट्रिक्स हुआ 1 - 2A और A का I आइगन - 2 है, हाँ और A हम आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स है, तो दैट मीन्स कि उसका आइगन वैल्यू 0 और 1 होगा। ओके। पहले तुम्हें ये प्रूफ करना पड़ेगा कि आई इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सबको नहीं पता है। तो उस केस में जैसे मान लो I माइनस तुमने कहा 2A, A हमारे पास है V ट्रांसपोज V अपॉन V ट्रांसपोज, यही ना, V ट्रांसपोज अपॉन V ट्रांसपोज, यही था, उल्टा हो गया। तो ये है V ट्रांसपोज, यहाँ है V ट्रांसपोज भी, डिनोमिनेटर में है V ट्रांसपोज भी, इस तरह से है। तुम्हें पहले इसको ये प्रूफ करना पड़ेगा आई इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए तुम दिखाओ कि A क्या डेफिनेशन बताओ, ये मेरा आई इम्पोर्टेंट का आइडम्पोटेंट प्रूफ करने पे आ जाता है, इसका आइगन वैल्यू हो जाएगा 0 और 1। ओके। तो चाहिए हमको -2A का आइगन वैल्यू, तो -2A का आइगन वैल्यू हो जाएगा 0 और -2, और फिर 1 - 2A चाहिए, तो फिर 1 से प्लस कर देंगे, तो आइगन वैल्यू हो जाएगा मेरा 1 और -1। ओके, तो इसको प्रूफ करना पड़ेगा ना तुम्हें। A का प्रूव इट आई आइगन इम्पोर्टेंट। A इक्वल्स टू 0, 1। ये भी कर सकते हो इफ यू रिमेम्बर, अदरवाइज मैंने एग्जांपल से कर दिया है। प्रूफ करने के लिए तुम प्रूफ ट्राई कर सकते हो, यू कैन ट्राई द प्रूफ। और वहीं से मेरा C ऑप्शन भी प्रूफ हो जाएगा। P स्क्वायर इक्वल्स टू I आना चाहिए, मतलब इनवॉल्टरी मैट्रिक्स आना चाहिए। तो P मेरा आया है 1 I - 2 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे, इसका होल स्क्वायर करेंगे, और फिर A स्क्वायर, ये आइडम्पोटेंट का जो प्रॉपर्टी होता है A स्क्वायर इक्वल्स टू A, वो लगा देंगे। तो पहले तो A स्क्वायर इज इक्वल टू A चेक करना पड़ेगा, ये जिसको याद है, देखो इफ यू रिमेंबर द रिजल्ट डायरेक्टली, लिनियर अलजेब्रा जिन्होंने पढ़ा है ठीक से, सो यू कैन रिमेंबर द रिजल्ट। अगर ऐसा है तो दिस विल सेटिस्फाई दिस,
तो यहाँ से आइगन वैल्यू ठीक जाना चाहिए 0 बनाएगा एंड 0 बनाएगा, तो यू कैन यूज इट इन द मेन जो तुम्हें दे रखा है, इसमें यूज कर लो। यहाँ से आइगन वैल्यू 1 - 1 आ जाएगी, और 1 - 1 आ गई तो वहाँ से इन्वर्स हो जाएगा। ओके, तो i प्लस पी, अच्छा ये p का आइगन वैल्यू 1 - 1 है, तो i प्लस p का जो डिटरमिनेंट होगा, यू जस्ट ऐड 1, तो 2, 0 होगा, तो 1 तो कभी आइगन वैल्यू होगा ही नहीं i प्लस p का, है ना। p का आइगन वैल्यू है 1 - 1, सो इन दैट केस, ठीक है ना, a की आइगन वैल्यू है 0 और 1, तो p की आइगन वैल्यू है 1 - 1, यहाँ पुट कर लो, i के साथ चलता है ऐड सब्ट्रैक्ट, मतलब a की आइगन वैल्यू जो भी है, तो i प्लस a में जस्ट i मतलब 1 ऐड करो, i की आइगन वैल्यू 1 होती है, तो 1 - 2 या 1 - 0, तो i प्लस पी की 2 0 हो जाएगी, तो इससे एक गलत हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, p इनवर्स की आइगन वैल्यू अपोजिट हो जाएगी p की, तो 1 - 1 ही रहेगा, और i माइनस पी का कुछ और आएगा, i माइनस पी का 0 और 1 हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा ये, है ना। तो इससे ही बाकी हो जाएगा, ये भी सही ट्रिक है। तो ये कोई रिजल्ट होगा मतलब लीनियर में, मुझे तो अभी याद नहीं था, सो यू कैन सी कि ऐसा कोई मिले v इज अ कॉलम वेक्टर या v इज एन आर के, so in that case a will be idempotent matrix, means a square is equal to a, नोट ये थ्योरम है एक्चुअली, ठीक है, क्योंकि मुझे अभी याद नहीं था, सो लाइक तो उसको यूज करो एंड देन कैन डू दिस। अब उससे आइगन वैल्यू मिल गया, आइगन वैल्यू मिल गया a का, तो a से p का आइगन वैल्यू मिल गया, p से p इनवर्स का भी मिल जाएगा तुम चाहो तो, आइगन वैल्यू है ना, रेसिप्रोकल होता है ना, तो 1 - 1 ही आएगा p इनवर्स का भी, क्योंकि p का आइगन वैल्यू से चारों ऑप्शन तुम चेक कर सकते हो, तो बी एंड सी आर करेक्ट। बाकी बताओ सर एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स ऑलवेज सिमेट्रिक होता है। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स ऑलवेज सिमेट्रिक होगा, ए स्क्वायर ए होगा, पता नहीं, जरूरी नहीं है, तो बना के देखना पड़ेगा, तो ऐसे मुझे तो भी याद नहीं है, सो आई हैव टू कंस्ट्रक्ट द एग्जांपल, तुम एग्जांपल कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा तुम्हें। आइडेम्पोटेंट हमेशा सिमेट्रिक होता है, चेक करना पड़ेगा ना, अभी मुझे याद नहीं है, चेक करना इसको क्वेश्चन में इसका यूज है क्या, चेक दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। सर 33। ओके 33, f01 से 01 में है डिफाइंड बाई दिस, so fx is x when x is rationals between 0 1, ठीक है, x plus 2/3 when x is irrational between 0 and 1/3, and x minus 1/3 जब x irrational है between 1/3 and 1। तो पूछ रहा है तुमसे 1 1 on 2, तो 1 1 का डेफिनेशन है फॉर डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ x यू विल गेट डिस्टिंक्ट y, है ना, डिस्टिंक्ट x के लिए डिस्टिंक्ट y मिलेगा, तो चेक करो तुम्हें प्रूफ करना है 1 1 नहीं है, so if you want to prove it is not 1 1, in that case क्या कर सकते हो तुम, you select 2 different x for which you will get 2 different मतलब same y। अगर ऐसा कभी ऐसा हो गया कि 2 डिफरेंट x के लिए y की वैल्यू सेम आ गई या फंक्शन की वैल्यू सेम आ गई, तो 1 1 नहीं होगा, बट यहाँ ऐसा नहीं होगा। देखो ये क्या बोल रहा है पहले पार्ट में कि यू आर सेलेक्टिंग रैशनल नंबर बिटवीन 0 1, तो कोई भी रैशनल हो 0 से 1 के बीच का, तो आंसर x आना है, तो x हमेशा 1 1 फंक्शन होता है, ठीक है ना। तो 1 1 फंक्शन मतलब डिफरेंट x पे डिफरेंट y आएगा,
कोई इरेशनल नंबर हो 0 से 1/3 के बीच का, तो क्या होगा, कोई भी इरेशनल नंबर हो 0 से 1/3 के बीच का, इन दैट केस यू विल गेट डिफरेंट आंसर। हाँ अच्छा, क्वेश्चन है कॉन्साइड करेगा क्या, एक मिनट ये चेक करता हूँ। जैसे मान लो, तो यहाँ तो आंसर इरेशनल आएगा क्योंकि इरेशनल प्लस रेशनल इरेशनल ही आएगा, तो रेशनल के साथ कभी रेशनल इरेशनल कैन नॉट बी इक्वल, ठीक है ना। तो इसमें जो भी एक्स आया वो सब रैशनल है, और इसमें जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो सारी इरेशनल है। और यहाँ क्या कर रहे हो तुम, यू आर टेकिंग एक्स बिटवीन 1/3 एंड 1 जो कि इरेशनल है, पुटिंग हेयर, तो x माइनस 1/3 मिल रहा है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन है ये कोई वैल्यू इक्वल देगी क्या, ठीक है ना। देखो सिंपल सी बात है, x की वैल्यू 0 से 1/3 में है यहाँ पे, तो x प्लस 2/3 की वैल्यू क्या आएगी, ये आ जाएगी 2/3 से 1 में है, तो x माइनस 1/3 की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, जब सब्ट्रैक्ट 1/3 0 से 2/3 में। ओके, तो 1 1 तो है। अब मुझे दिख गया, तुम लोगों को समझ आया नहीं है, बताओ मैं दोबारा एक्सप्लेन करूँ, समझ आया 1 1 है कैसे। 1 1 का डेफिनेशन है, मेन डेफिनेशन ये होता है कि x1 डिफरेंट देन x2 देन fx मस्ट बी डिफरेंट टू fx2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन, जो भी उसका डोमेन है उस डोमेन में डिफरेंट x1 x2 के लिए ऐसा हो रहा है, तो वो तुम्हें याद दिख रहा है, ठीक है ना, कि डिफरेंट x1 x2 में आ रहा है, क्योंकि पहला पार्ट जो fx है वो x है जब x रैशनल है 0 से 1 के बीच का, दूसरे पार्ट में x प्लस 2/3 है जब x इरेशनल है 0 से 1/3 का। सर फंक्शनल वैल्यू भी अलग होनी चाहिए ना, हाँ फंक्शनल वैल्यू की ही बात कर रहे हैं हम, इज इक्वल टू नॉट होगा ना। हाँ सॉरी, मेरा मतलब वही था, डिफरेंट एक्स के लिए डिफरेंट वाई मिलेगा, तो हम बोलेंगे 1 1 है। सो इरेशनल 1/3 से 1। ओके, तो हो रहा क्या रहा है कि इस केस में तो तुम्हारा x का आंसर आ रहा है, मतलब x का रेंज बता रहा हूँ मैं, वो भी q इंटरसेक्शन 0 1 है, मतलब 0 1 के बीच के रैशनल नंबर्स, यहाँ क्लोज इंटरवल है, सो 0 1 के बीच के रैशनल मिलेंगे। यहाँ पे इसका जो रेंज है वो आएगा, x तुम्हारा इरेशनल है 0 और 1/3 के बीच का, तो x प्लस 2/3 एक्चुअली 2/3 ऐड कर दो उसमें, सो 2/3 से 1 हो जाएगा, और इसका रेंज जो है यहाँ x इज इरेशनल बिटवीन 1/3 एंड 1, तो x माइनस 1/3 हो जाएगा 0 से 2/3 का। तो कोई कॉन्साइड होने का चक्कर ही नहीं, मतलब यू विल चूज डिफरेंट x, यू विल गेट ऑलवेज डिफरेंट y, डिफरेंट fx, सो दैट्स व्हाई fx इज 1 1, तो f इज 1 1 यूजिंग डेफिनेशन। मतलब कोई भी दो डिफरेंट x लोगे तो आंसर सेम आ ही नहीं सकता ना, क्योंकि इसका रेंज कुछ और है, पहले वाले का रेंज है, पहले वाले पार्ट में रेंज है रैशनल बिटवीन 0 1, दूसरे पार्ट में इरेशनल q कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन दिस, तीसरे पार्ट में q कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन दिस, और तीनों अलग अलग रीजन है, तो कभी कॉन्साइड होने का मैटर ही नहीं है, तो यू चूज डिफरेंट एक्स यू विल गेट डिफरेंट वाई ऑलवेज, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि इस रीजन से सेम आंसर आएगा, तीनों का रेंज अलग अलग है, तो इसीलिए 1 1 तो नहीं है। ऑन टू का डेफिनेशन क्या है, एक्स जो चूज करेंगे तो उसी की डोमेन से चूज करेंगे ना, जिसके लिए जो डोमेन दे रखा है जी। तो रेंज भी उसी डोमेन से आएगा, यस। तो अब क्या है, तो 1 1 तो है, तो बी ऑप्शन बाहर हो गया रेंज से, ठीक है ना, तो बी बाहर हो गया, तो ऑप्शन ए ऐसे ही करेक्ट हो गया, ठीक है। ऑन टू भी है, ऑन टू इसलिए है क्योंकि कोडोमेन दे रखा है तुम्हें क्वेश्चन में 0 1, कोडोमेन हमेशा दिया होता है, ये कोडोमेन है, और रेंज भी 0 से 1 में होगा, तुम इसको अगर इन सब का यूनियन ले लो, इन तीनों का यूनियन ले लो, तो वो रेंज देगा, वो भी 0 से 1 का ऑल रियल नंबर देगा, क्योंकि ये रैशनल दे रहा है और बाकी दोनों इरेशनल दे रहा है, तो मिलके ये रेंज है, और कोडोमेन यही था, तो इसीलिए ऑन टू हो गया, तो ऑन टू तो हो गया डेफिनेशन से। तो 1 1 ऑन टू का डेफिनेशन यूज करोगे तो ये फंक्शन 1 1 भी है, ऑन टू भी है। अब आप कॉन्टिन्यूटी पे, कॉन्टिन्यूटी पे क्या होगा, f is continuous on q intersection 0 1,
तो कॉन्टिन्यूअस के लिए क्या होता है, लिमिट एट दैट पॉइंट विल बी, है ना। तो कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन अगर यूज करेंगे, एफ इज कॉन्टिन्यूअस, तुम सबको पता है कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन। सो लिमिट एफ एक्स, जहां एक्स ए कोई भी नंबर है, दिस शुड बी इक्वल टू एफ ए। ओके, तो फिर से वही है, अगर तुम्हें लगता है कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो बताओ कौन सा पॉइंट है ना। हम कोशिश करेंगे एक ऐसा पॉइंट ढूंढ ले जहां पे कॉन्टिन्यूअस ना हो। अगर ऐसा हो गया तो ठीक गलत हो जाएगा। तो पहले मैं गलत दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो गलत दिखाने के लिए एक एग्जाम्पल काफ़ी है, तो हम वो ट्राई करेंगे ऐसा एक एग्जाम्पल मिल जाए हमें। बताओ मुझे कोई एग्जाम्पल ऐसा। कॉन्टिन्यूअस है, अगर ऐसा होता है, डिसकॉन्टिन्यूअस कब होगा, जब ये डिफरेंट आ जाए। डिसकॉन्टिन्यूअस कब होगा, डिफरेंट। चलो मैं एक पॉइंट चूज कर लेता हूँ, चलो तुम 1/3 ही ले लो। अब मैं तुमसे पूछता हूँ लिमिट x टेंस टू 1/3, बताओ तुम लोग, बताओ जी, लिमिट फंक्शन का 1/3 पे क्या आएगा। सर फिर इसकी LHL RHL दोनों होगी ना। क्योंकि LHL बीच वाले पार्ट में यूज होगी, RHL बॉटम वाले पार्ट में यूज होगी। मतलब 3 पार्ट में फंक्शन है ना, तो टॉप मिडल बॉटम, तो मिडल एंड बॉटम दोनों यूज होगा इसमें। मैं 1/3 पे बात कर रहा हूँ। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी, 1 होगी। 1 हो जाएगी। 1 हो जाएगी। राइट हैंड लिमिट 0। 0 इक्वल है क्या, नो। तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। चलो सी ऑप्शन बाहर हो गया रेस से, है ना, तो मतलब बी और सी गलत हो गया है। ए, अब डी बात करते हैं, ठीक है। अब आते हैं डी ऑप्शन पे, कह रहा है इफ डिसकंटिन्यूअस है हर पॉइंट पे। तो क्वेश्चन ये है कि इसको गलत दिखाना है, इस ऑप्शन को, डी ऑप्शन गलत करना है, तो मुझे एक ऐसा पॉइंट ढूंढना पड़ेगा जहां पे कॉन्टिन्यूअस हो जाए। तो क्या ना, डिसकंटिन्यूअस हर पॉइंट पे है, तो मैं मान लो इस ऑप्शन को गलत दिखाना चाहता हूँ, तो मुझे एक एग्जाम्पल ढूंढना पड़ेगा जिसके लिए लाइन गलत हो जाए, डी वाई लाइन। तो कोई ऐसा पॉइंट ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे कॉन्टिन्यूअस हो जाए। तो सोचो ऐसा हो सकता है क्या, अगर तुम 0 पे चेक करोगे तो 0 पे वैल्यू है 0, 0 की राइट हैंड लिमिट है 2/3, 0 पे डिसकंटिन्यूअस है। कोई बीच का पॉइंट सेलेक्ट कर लो, मान लो मैंने 1/2 ले लिया सपोज, तो 1/2 की लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब एक्चुअली होगा क्या ना, ये हर पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा। क्यों, क्वेश्चन है क्यों, बिकॉज व्हेन यू टेक लिमिट, सो लिमिट का मतलब क्या होता है, यू आर टेकिंग नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट। सो नेबरहुड मे बी रैशनल और मे बी इरेशनल। जैसे मैं बोलता हूँ x टेंस टू 1/3 बोला था, तो x 1/3 को अप्रोच कर रहा है, मतलब वो 1/3 को अप्रोच कर रहा है ना, तो 1/3 रैशनल है, बट x मे बी रैशनल और मे बी इरेशनल। तो जब रैशनल है तो कुछ और वैल्यू आएगी, इरेशनल है तो कुछ और ही वैल्यू आएगी, फिक्स वैल्यू है नहीं x की। मतलब व्हेन यू राइट x टेंस टू हाफ, तो x मे बी रैशनल और x मे बी इरेशनल इन द नेबरहुड ऑफ हाफ, सो इन दैट केस लिमिट विल नॉट एग्जिस्ट। तो इसलिए हर पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होगा। सो अकॉर्डिंग टू मी ए एंड डी आर करेक्ट ऑप्शन। पूछो, अगर अभी भी समझ नहीं आया तो आई कैन एक्सप्लेन अगेन। सर हमने इसको दूसरे अप्रोच से सॉल्व किए हैं। जी, रेशनल और इरेशनल में जो रहता है तो एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 करते हैं, यानी कि रेशनल इक्वल टू इरेशनल करते हैं, वहां से कंटिन्यूटी और डिफरेंशियलिटी वाला जो कंसेप्ट लगाते हैं ना, तो वहाँ यहीं पे x बराबर x प्लस 2/3 कर दिए। तो एक y इक्वल टू x का ग्राफ प्लॉट किया और एक y इक्वल टू x प्लस 2/3 का ग्राफ प्लॉट किया, और वो दोनों एक बार कट कर रहा है, तो क्या वहां से कह सकते हैं? लेकिन ये फंक्शन इनफाइनाइटली डिसकंटिन्यूअस है, हर पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है। वही तो बोल रहा था, ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे। जैसे मान लो मैं तुमसे पूछूंगा चलो 0.5 पे क्या वैल्यू है, तो 0.5 पे वैल्यू 0.5 बी होगी, अगर रैशनल है, उसके नेबरहुड में इरेशनल नंबर आ गया तो वैल्यू हो जाएगी 1/2 माइनस 1/3। तो ग्राफ ड्रॉ करना बहुत डिफिकल्ट काम है, क्योंकि ये फंक्शन किसी भी पॉइंट पे कंटिन्यूअस है ही नहीं। और ये तुम लॉजिकली डेफिनेशन देख लो, लिमिट किसी पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं करेगी। मैं तो ये बोल सकता हूँ कि अगर a कोई नंबर है 0 से 1 के बीच का, ठीक है, a कोई नंबर है क्या 0 से 1 के बीच का, तो लिमिट एफ एक्स टेंस टू a डज नॉट एग्जिस्ट। चेक करो ये लाइन करेक्ट है।
एक कोई भी नंबर 0 से 1 के बीच का लो, ये लिमिट कभी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि x अगर रैशनल हुआ तो कुछ और आंसर आएगा, x अगर इरेशनल हुआ कुछ और आंसर आएगा, और x पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है क्योंकि x a के नेबरहुड में है, तो कुछ भी हो सकता है। a तुम चाहो तो रेशनल चूज करो, इरेशनल चूज करो, फर्क नहीं पड़ता है, बट x अप्रोच कर रहा है a को, तो अप्रोच करने वाला पॉइंट लेफ्ट में या राइट में कहीं भी हो सकता है, रेशनल इरेशनल कुछ भी हो सकता है। सो इन दैट केस लिमिट विल नॉट एग्जिस्ट। सर तो कंटिन्यूटी में हम लोग चेक करते हैं ना, रेशनल इरेशनल रहता है तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, उसमें क्यों करते हैं तो फिर? हाँ कर तो रहे हैं, वो भी हम भी वही कर रहे हैं। अच्छा दूसरा ऑप्शन होता है जब हमें चेक, तुम्हें एक और ट्रिक याद होगा, हम क्या करते हैं, इक्वलिटी करते हैं कि x बराबर x प्लस 2/3 कब होगा? कभी भी नहीं होगा। x बराबर x माइनस 1/3 कभी होगा? कभी भी नहीं होगा। तो ये पॉइंट किसी फंक्शन पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं है। तो रेशनल और इरेशनल वाला कॉन्सेप्ट जब भी होगा तो वो कंटिन्यूअस नहीं होता है। नहीं वो डिपेंड करेगा, होता भी है। जैसे अगर ऐसा होता कि x प्लस 1/3 जब x बिलोंग्स टू रैशनल बिटवीन 0 1, और x माइनस 1 या 2x माइनस 1/3 जब x बिलोंग्स टू इरेशनल इंटरसेक्शन 0 1, तो इस केस में हम देखेंगे ये दोनों किस पॉइंट पे इक्वल हो जाएगा। तो हाँ जिस सर। पॉइंट पे इक्वल हो सकता है उस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होगा, इस पे कॉन्टिन्यूअस है, ये फंक्शन 2/3 पे कॉन्टिन्यूअस है। तो वहां पे ऐसा नहीं होगा, तुम चेक करो। तो ये एक रैशनल एक इरेशनल है, वही चीज, यही चीज हम यहाँ कर रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम, कि हम सोचेंगे कि ये x जो है 2 x प्लस 2/3 के इक्वल कब होगा? तो कभी होगा ही नहीं। ये x जो है x माइनस 1/3 के इक्वल कब होगा? ये कभी होगा ही नहीं। So there is no point of continuity. जब ये एक रैशनल इरेशनल होता है, तुमसे पूछेगा पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी, तो हम इक्वेट कर देते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। सो दिस इज नो वेयर कंटिन्यूअस, मतलब दिस कंटिन्यूअस एवरीवेयर। ए एंड डी करेक्ट हुआ। आगे बताओ, अभी टाइम तो कम है, लेकिन क्लास में करेंगे और इसके आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे 34 के आगे। तो मैं भी कल क्लास होगी 17 कट आउट, फिर 18 डिस्कस करेंगे। ठीक है, काफ़ी लेट हो गया। ठीक है चलो आज इतना ही रखते हैं। गुड नाइट। कल 17 वाला डाउट दोबारा पूछना। गुड नाइट सर। जी गुड नाइट।